स्टूडेंट्स, हम क्वांटम मैकेनिक्स का चैप्टर 7 कर रहे हैं, मैनी पार्टिकल सिस्टम्स। और इसमें आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो है डिस्कस सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो डोमेन्स हैं जिसमें हमने आइडेंटिकल पार्टिकल्स को डिस्कस करना है। एक हमारे पास है क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे, और दूसरी होगी क्वांटम मैकेनिक्स। यहां पूरा नहीं लिख रहा आपके टाइम बचाने के लिहाज से। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बुनियादी तौर पे ये होता है कि अगर आपके पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, चाहे वो बिल्कुल एक जैसे हैं हर लिहाज से, यानी जो क्लासिकल पैरामीटर्स हैं, मिसाल के तौर पे मास है, शेप है, वॉल्यूम है, सारी कुछ चीज़ें दोनों पार्टिकल्स की बिल्कुल एक जैसी भी हैं, तो अगर आप उनको डिस्टिंग्विश करना चाहें तो क्लासिकल में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप दोनों पार्टिकल्स को डिफरेंट कलर कर सकते हैं, और जब कलर डिफरेंट होगा तो कलर की बेस पे आप ये बता सकते हैं कि इनमें से पहला पार्टिकल कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो पहचान पॉसिबल है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। क्लासिकल मैकेनिक्स में दूसरा तरीका पहचान करने का ये है कि अगर आपके पास फर्ज करें दोनों पार्टिकल्स हर लिहाज से ही एक जैसे हैं और दोनों का कलर भी सेम है, सब कुछ ही सेम है, तो फिर भी आप उनकी पहचान कर सकते हैं। फिर आपके पास तरीकाकार ये होगा कि आप दोनों पार्टिकल्स पे नजर रखें और देखेंगे ये जो पार्टिकल यहां था, फर्ज करें किसी पॉइंट पे यहां पे एक पार्टिकल है, वो यहां से मूव करके यहां जा रहा है। अगर आप उसके पाथ के ऊपर पूरा नजर रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप जो इस वक्त जो पार्टिकल यहां पे है, शुरू में ये वाला पार्टिकल यहां पे था। तो इस तरीके से पहचान पॉसिबल होती है क्लासिकल मैकेनिक्स में, एक कलर के जरिए, दूसरा पाथ को फॉलो करके। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो अब ना तो यहाँ पे आप कलर कर सकते हैं पार्टिकल्स को कि दोनों को डिफरेंट कलर्स करके आप बता सकें कि इनमें से कौन सा पार्टिकल कौन से वाला है। मिसाल के तौर पे आपके पास क्वांटम में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कलर का कॉन्सेप्ट जो है वो तो डेफिनेटली अप्लाई नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हो, एक रेड हो ग्रीन हो। ये तो सोचने में ही बेवकूफ़ाना बात लगती है। और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका पाथ भी आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम किसी भी टाइम पे आप 100% श्योरिटी से जो है वो मैयर नहीं कर सकते। तो जब ये अनसर्टेनिटी होगी, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का पाथ फॉलो करना पूरा, कि आप ये देखते रहेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था सपोज वो यहाँ पहुंच गया है, तो आप इस पूरे पाथ के दौरान उसके ऊपर नजर रख सकें। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे क्रिकेट बॉल है, पाथ को के ऊपर नजर रखना पॉसिबल होता है, कलर करना भी पॉसिबल होता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में चूंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल नहीं होते, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। आपके पास अगर पार्टिकल्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे दो प्रोटॉन्स हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल रहेंगे। जबकि क्लासिकल के अंदर अगर आपके पास दो पार्टिकल्स एक जैसे भी हैं, मिसाल के तौर पे क्रिकेट की दो बॉल्स हैं, दोनों सेम कंपनी की बनी हुई हैं, सेम मास है, सारा कुछ सेम है, तब भी आप उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों के ऊपर नज़र रख सकते हैं, दोनों को डिफरेंट कलर दे सकते हैं, कोई निशानी रख सकते हैं। तो ये बेसिक फ़र्क है आइडेंटिकल पार्टिकल्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में और क्लासिकल मैकेनिक्स में। अब हमने आगे चलना है और हमने अब जो आगे जितनी भी चीज़ें डिस्कस करनी है वो हम क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बेसिकली हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं वो तो क्वांटम मैकेनिक्स ही है। तो अब हम जो है वो इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम उनको किस तरह से डील करते हैं। तो अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, पहले हम दो पार्टिकल्स से स्टार्ट करेंगे, फिर हम ज़्यादा पार्टिकल्स की तरफ जाएंगे। तो अगर दो पार्टिकल्स हैं और हमारे पास दो लोकेशंस हैं, एक लोकेशन को हम, फर्स्ट लोकेशन को ये नाम दे देते हैं, दूसरी लोकेशन को हम ये नाम दे देते हैं, और ये दोनों लोकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे इसको एप्सिलॉन के तौर पे आप कह सकते हैं, लेकिन लोकेशन के लिए आपकी मर्जी है, आप कोई भी जो है वो यूज कर लें सिंबल। अब जो है आपके पास जो एक वेव फंक्शन होगा जो आपको बताएगा कि पार्टिकल के
पहला पार्टिकल सपोज अगर मैं दोनों को नाम दूं, एक को पहला पार्टिकल कहूं, दूसरे को दूसरा कहूं, और मैं कहूं कि पहला पार्टिकल मुझे चाहिए इस लोकेशन पे जिसको मैंने ये नाम दिया है, दूसरा पार्टिकल मुझे चाहिए इस लोकेशन पे जिसको मैंने ये नाम दिया हुआ। तो इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी, तो वो प्रोबेबिलिटी मैं देखना चाहता हूं, उसके अगेंस्ट मैं वेव फंक्शन अप्लाई करना चाहता हूं। तो होगा ये कि चूंकि दोनों पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी आप इनको 1 और 2 का कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते, बल्कि दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं, और इनमें ये 1 और 2 वाला फर्क जो है वो आपके कहने के लिए मैंने कहा है, लेकिन ऐसा फर्क मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं कहता हूं कि एक पार्टिकल मुझे यहां मिले, एक यहां मिले, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पार्टिकल यहां पे मिलता है, कौन सा यहां पे मिलता है, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। यही इनडिस्टिंग्विशेबल का कॉन्सेप्ट है। तो फिर जो मैं यहां पे इसके अगेंस्ट वेव फंक्शन अटैच करूंगा, आपको पता है कि वेव फंक्शन जो होता है उसका जो स्केयर होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, यानी किसी काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उससे ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो इसका स्केयर जो है वो इस चीज की प्रोबेबिलिटी को बताएगा कि ये पार्टिकल आपको यहां मिले और ये यहां मिले। और डेफिनेटली चूंकि दोनों डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वेट फॉर्म में होगी, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1, यानी स्केयर ऑफ वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये यहां मिले या अगर ये यहां मिल जाता है, ये यहां मिल जाता है, हमें कभी पता नहीं चलेगा कि ये वो वाला पार्टिकल था जो इधर था। तो इस वजह से तब भी बात वही है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों वेव फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे उनका स्केयर जो है वो इक्वल होगा। अब अगर दोनों वेव फंक्शंस का स्केयर इक्वल है, तो इसका मतलब है कि अगर हम दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेते हैं, तो यहां पे हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से आ जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो पिछले वीडियो में हमने स्टडी की थी वो रिपीट हो रही हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके लिए आसानी ही है कि मिलती जुलती चीज़ें हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, कुछ नए भी आएंगे। तो ये आपके पास जो है वो प्लस माइनस के इक्वल आएगा, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस बात को जनरलाइज करते हैं दो पार्टिकल से बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए। तो अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, से हमारे पास पार्टिकल 1 2 3 से लेके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान कोई पार्टिकल आई आ रहा है, उसी तरह से आगे जाके कोई पार्टिकल जे भी आ रहा है, और ये टोटल जो हैं ये n पार्टिकल्स हैं। तो अगर मैं इनमें से दो की जो पोजीशन है वो आपस में इंटरचेंज करता हूं, यानी i से और j को अगर मैं आपस में शिफ्ट करता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि साई ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 और इसको मैं आगे लेके जाके यहाँ पे j आ जाएगा मेरे पास, और इसी तरह से ये आगे i भी आ जाएगा, और ये n तक आ गया। तो जब मैंने दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन को शिफ्ट करना है आपस में, तो वेव फंक्शन के रूल्स के मुताबिक यहाँ पे जैसे मैंने दो पार्टिकल्स के लिए पहले किया, यहाँ पे भी करूँ तो यहाँ प्लस माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज होंगी, एक पॉसिबिलिटी प्लस की और एक माइनस की। तो अगर जो है वो हमारे पास प्लस साइन आता है, पहली पॉसिबिलिटी प्लस की है, उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। ऐसी सूरत में हम इस वेव फंक्शन को कहेंगे कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है दैट इज सिमेट्रिक।
जो पार्टिकल्स ये वेव फंक्शन जो है इसको फॉलो करेंगे उनकी एक प्रॉपर्टी तो ये है कि उनकी स्पिन जो है वो हमेशा इंटेग्रल होगी, उनके पास इंटेग्रल स्पिन होगी। इंटेग्रल स्पिन से क्या मुराद है कि पार्टिकल जो है वो अपने इर्द गिर्द इस तरह से रोटेट कर रहे हैं अपने एक्सिस के गिर्द, और उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो मल्टीपल होगा एच कट का, यानी या तो एच कट हो सकता है या फिर 2h कट हो सकता है, 3h कट भी हो सकता है, 4h कट, इस तरह से कोई भी उसका एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, लेकिन h कट का इंटेग्रल मल्टीपल होना है, h कट के साथ कोई पॉजिटिव इंटीजर आ रहा होगा। उसी तरह से ये जो पार्टिकल्स इंटेग्रल स्पिन फॉलो करेंगे, जो जिनका वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा, इनको हम नाम देते हैं बोसॉन्स का। यानी अब अगर आपसे पूछा जाए कि बोसॉन्स जो होते हैं इनका वेव फंक्शन कैसा होता है, तो वो सिमेट्रिक होता है। ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ लाजमो मलजूम है। और इनकी जो एग्जांपल्स हैं आपके पास, फोटॉन एक बोसॉन है, उसी तरह से ग्लूऑन है, फोनॉन है। क्रिस्टल्स के अंदर जो फोटॉन से मिलती जुलती चीज होती है, लेटेस्ट वाइब्रेशंस को फोनॉन्स कहते हैं। और उसी तरह से अल्फा पार्टिकल जो है इसकी स्पिन भी इंटेग्रल होती है, तो अल्फा पार्टिकल इज आल्सो ए बोसॉन। अब ये हमने अभी तक डिस्कस किया है सिर्फ पॉजिटिव साइन को। अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा होता तो फिर जो वेव फंक्शन आना था उसको हम कहते हैं कि ये हमारा वेव फंक्शन जो है वो एंटी सिमेट्रिक है। ऐसी सूरत में जो पार्टिकल्स ऐसा वेव फंक्शन फॉलो जो है उसको ओबे करेंगे, ऐसा वेव फंक्शन उनका होगा, उनकी स्पिन जो है वो हाफ इंटेग्रल स्पिन होगी। और अगर h कट बाई 2 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका इंटेग्रल आ जाता है, इसलिए हमने ये नहीं करना। तो हम कहते हैं कि कोई इंटेग्रल नंबर के साथ हाफ को ना मल्टीप्लाई करें, तो इसलिए कोई इवन नंबर के साथ ना मल्टीप्लाई करें आप हाफ को, तो हाफ ऑड इंटेग्रल स्पिन हो। इसका क्या मतलब है अभी मैं बताता हूं आपको। मतलब यहां पे जो स्पिन h कट 2h कट थी, यहां पे होगी h कट बाय 2, 3h कट बाय 2, 5h कट बाय 2, यानी ऑड नंबर आ रहा होगा h कट बाय 2 के साथ। यानी हाफ स्पिन है, यहाँ 1.5 स्पिन है, यहाँ 2.5 है, उसी तरह यहाँ पे 3.5 है। तो इस तरह की स्पिन इनकी होगी जो आपके पार्टिकल्स हैं जो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जिनका है। इनको हम नाम देंगे फर्मियंस का। और इनकी जो एग्जांपल्स हैं आपके पास वो हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, उसी के साथ साथ आपका जो बेसिक पार्टिकल्स हैं लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड क्वार्क्स। इनकी स्पिन जो है, इनकी जो स्पिन है ये भी हाफ ऑड इंटेग्रल होती है और ये भी फर्मियंस होते हैं, और इनका वेव फंक्शन भी जो है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक का पता लग जाए आपको तो बाकियों के बारे में आप कह सकते हैं कि ये इसी ग्रुप की प्रॉपर्टीज। अब हम ये देखते हैं कि हम एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो है वो लिखेंगे कैसे। तो अगर हमने हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पास हमें पता है कि वो बोसॉन्स हैं, इनका वेव फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक होना है, तो उसको लिखने के लिए फिर हमारे पास तरीका ये है कि हम जो वेव फंक्शन लिखते हैं उसके साथ ऐसा लगाते हैं सिमेट्रिक के तौर पे, और हम क्या करते हैं 1/√2 पहले लिखते हैं। इस पे मैं बाद में बताऊंगा आपको कि ये कैसे आया। और दोनों पार्टिकल्स का अगर इंडिविजुअल वेव फंक्शन हमारे पास है
और इस तरह से हमारे पास दोनों पार्टिकल्स का इंडिविजुअल वेव फंक्शंस मौजूद हैं। तो हमने क्या करना है, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए प्लस लगाना है और दोनों का जो सबस्क्रिप्ट है अगर हम वो वही रहने दें, अल्फा ही रहने दें पहले, तो यहाँ पे 1 की जगह हम दूसरी टर्म में 2 लिख लेंगे और दूसरे नंबर पे बीटा आ रहा था, अभी भी बीटा आ रहा है, 2 की जगह अब 1 लिख लेंगे। तो ये जो वेव फंक्शन होगा ये ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यों आ रहा है, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। जैसे आपके पास अगर वेक्टर्स होते i प्लस जे, आपने इनसे यूनिट वेक्टर बनाना होता तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करते। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास दो वेव फंक्शंस हैं, दो टर्म्स हैं जो वेव फंक्शंस की हैं, तो इनको जो है वो नॉर्मलाइज करने के लिए आप 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये सिमेट्रिक कैसे है, अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल्स को इंटरचेंज करता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि 1 को मैं 2 से रिप्लेस कर देता हूँ, 2 को मैं 1 से रिप्लेस कर देता हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से कि जब मैं 1 को 2 से रिप्लेस करूँगा तो ये वाली टर्म जो है वो इस टर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए, और जब मैं 1 को 2 से यानी रिप्लेस करूँगा, 2 को 1 से रिप्लेस करूँगा, तो यहाँ पे जो है वो ये चीज़ लिखी होगी। लेकिन इसी तरह से इस टर्म में भी मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो मैंने यहाँ पे 2 को 1 से रिप्लेस कर देना है 1 को 2 से, तो फिर यहाँ पे जो है वो ये वाली चीज़ लिखी होगी। तो दोनों टर्म्स एक दूसरे की जगह पे शिफ्ट हो जाएंगी और दोनों चूंकि ऐड हो रही हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका वेव फंक्शन जो है वो वही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, साई एस से साई एस ही रहेगा। तो ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन के केस में होता है। अगर आपने एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखना है तो एक तो ये करेंगे, आपके यहाँ पे जो है वो आप एस की बजाय ए डालेंगे। मैं इसी में इसलिए चेंज कर देता हूँ कि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए, और यहाँ पे हम प्लस की जगह माइनस साइन लगाएंगे। तो अब जब आप 1 को 2 से रिप्लेस करेंगे, 2 को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो दोनों टर्म्स जो हैं वो शिफ्ट होंगी इस तरह से, ये वाली इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये वाली इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन अब ये फर्क पड़ेगा कि दरमियान में माइनस साइन लिखा होगा। अगर पहले ये चीज सपोज a माइनस बी थी तो अब ये b माइनस ए बन गई, और आपको पता है कि a माइनस बी जो है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ b माइनस ए। तो इस तरीके से अगर आपके पास ये जो वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक है और आपने जो है वो 1 को 2 से रिप्लेस किया, 2 को 1 से रिप्लेस किया, तो होगा ये कि ये वाली चीज़ नहीं होगी, बल्कि एक नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा दोनों टर्म्स के आपस में चेंज आउट होने से, और तो साई ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा माइनस साई ए। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आपने सिमेट्रिक वेव फंक्शन कैसे लिखना है और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कैसे लिखना है। उसी चीज़ को दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो हो सकता है कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स का वेव फंक्शन हम सिमेट्रिक बनाना चाहते हैं और वो दो लोकेशंस के लिहाज से हमने उसके अंदर ये लोकेशंस रखी हुई हैं और ये वेव फंक्शन लिख रहे हैं, तो हम अगर इसको इस तरह से लिख दें 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 उसमें दो टर्म्स ऐड कर देते हैं। पहले में तरतीब ये है, दूसरे में दोनों लोकेशंस की तरतीब जो है वो हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, और इस तरीके से भी जब आप 1 को 2 से रिप्लेस करेंगे, 2 को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो आपका ओरिजिनल वेव फंक्शन ही रिपीट होगा, तो ये चीज़ जो है वो सिमेट्रिक होगी। उसी तरीके से अगर आप एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखना चाहते हैं, और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए आपने उसी तरह नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगाना है। यहाँ पे आपके पास 1 2 आ रहा होगा। अब आपको पता है कि एंटी सिमेट्रिक है तो प्लस की जगह यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे और एप्सिलॉन 2 1 लिख देंगे। आप यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि आपके ज़हन में यह सवाल पैदा होगा कि अभी भी क्या हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ही डिवाइड करना है। हाँ जी, अभी भी आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करना है। काफ़ी प्रॉपर्टीज़ वेव फंक्शंस की वेक्टर्स की तरह सिमिलर होती हैं। तो जैसे वहाँ पे i माइनस जे अगर आ रहा हो आपके पास, तो आप इसको भी नॉर्मलाइज करने के लिए 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ डिवाइड यानी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, सॉरी मैंने यहाँ भी कहना था, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ आ गई। अब जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि जो वेव फंक्शन है जब वो अपना साइन चेंज करता है तो उससे बेसिकली बात ये है कि फ़र्क क्या पड़ता है। यानी हम सिर्फ वेव फंक्शंस को ही पढ़ते रहें और उसकी डिटेल में ना जाएं और उसको उस तरीके से ना समझें जिस तरीके से फिजिक्स की खूबसूरती है, तो बात नहीं बनती, अच्छा नहीं लगता। तो उस सूरत में ये है कि जब आपका वेव फंक्शन अपना साइन चेंज कर लेता है तो वेव फंक्शन का जो स्केयर होता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एज इट इज ही रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो फर्मियंस हैं तो उनका वेव फंक्शन डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, एंटी सिमेट्रिक होता है। तो दोनों की अगर आप जगह को बदलते हैं तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, कंबाइन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है उसके ऊपर तो फर्क नहीं पड़ रहा। और आपके ज़हन में ये क्वेश्चन होगा कि जब हम पार्टिकल्स को इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में तो फिर किस चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। मे बी के दो जो पार्टिकल्स का जो कंबाइन मोमेंटम है उसके अंदर फ़र्क पड़ जाए। तो देख लेते हैं, जब हम पार्टिकल को रिप्लेस करते हैं, दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन को रिप्लेस करते हैं तो साई ए जो है वो हमारा रिप्लेस हो जाता है माइनस साई ए से। अगर हम मोमेंटम का ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई करें विच इज़ माइनस आयोटा एच कट पार्शल ओवर पार्शल एक्स, तो साई ए के ऊपर अगर ये अप्लाई करके लेट्स से आपके पास आइगन वैल्यू आ रही है पी एक्स और साई ए रिपीट हो रहा है। अगर आप पार्टिकल्स को इंटरचेंज कर देंगे तो फिर आपके पास माइनस साई ए आ रहा होगा। फिर अगर आप ये ऑपरेटर लगाते हैं तो यहाँ पे चूंकि नेगेटिव साइन है तो आपके पास लेट्स से आइगन वैल्यू पी एक्स आती है। तो और यहाँ पे अगर हमारे पास साई ए ही आ रहा होता तो हम कह सकते थे कि ये वाली वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के नेगेटिव के इक्वल होगी। यानी यहाँ अगर +5 आंसर आ रहा होगा लेट्स से तो यहाँ -5 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आइगन वैल्यू इक्वेशन में जो वेव फंक्शन यहाँ आना है वही यहाँ पे आना है। अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस आएगा। इस वजह से जो इस इक्वेशन में जो साई ए के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू होगी वही वाली माइनस साई ए के करस्पॉन्डिंग भी होगी और आइगन वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। यानी मोमेंटम भी आपका वही रहेगा जो पहले था, एनर्जी भी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। तो फिर फर्क पड़ता कहाँ पे है? तो फिजिकली दो पार्टिकल्स को इंटरचेंज करने से प्रैक्टिकली कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो कि चेंज हो जाए। और अगर उसकी वजह यह है कि अगर देखें ना, कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई चीज़ चेंज हो रही होती तो फिर तो आप डिस्टिंग्विश कर पाते पार्टिकल्स को। आप कहते हैं कि मोमेंटम इतना आया है तो फिर इसका मतलब है कि मेरा ये पार्टिकल पहले वाला यहाँ पे है, और अगर मोमेंटम की वैल्यू इतनी नहीं आई, इतनी आई है तो फिर ये दूसरा पार्टिकल होगा। तो डिस्टिंग्विश करने का एक तरीका मिल जाता हमें। लेकिन चूंकि फिजिक्स जो है उसके सारे रूल्स आपस में रिलेट करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते बल्कि फोर्स करते हैं, तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती। फर्क सिर्फ यहाँ पे पड़ता है कि अगर आपका वेव फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक वेव फंक्शन में आप दोनों पार्टिकल्स की जो लोकेशन है वो एक ही पुट करके देखते हो, तो आपके पास आंसर जो है वो जनरली नॉन जीरो होता है। कोई रूल ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिमेट्रिक वेव फंक्शन के अंदर ये लोकेशन का आंसर जो है वो सेम रखने से जीरो आ जाए। लेकिन जो अगर हमारे पास वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक है और हम दोनों लोकेशंस को एक ही लोकेशन कह देते हैं और दोनों की जगह एप्सिलॉन 1 लगा देते हैं, तो हमें पता है कि जब हमने इनको आपस में रिप्लेस करना है तो डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ना इन वन सेंस। मतलब मैथमेटिकली अगर आप देख रहे हैं तो दोनों ही सेम लोकेशन है, तो अब आप उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जब आप एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन के अंदर दोनों लोकेशंस को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन जनरेट होता है। तो ये दोनों इक्वेशंस को अगर मिला के देखें तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है वो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए सेम लोकेशन अगर पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो जीरो आ जाएगा। अब फिजिकली इससे क्या फर्क पड़ता है कि वेव फंक्शन जो है वो जीरो हो या फिर जीरो ना हो।
तो दोनों सूरतों में ये है कि अगर आपके पास बोसॉन्स हैं, वेव फंक्शन जीरो नहीं है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर जो है वो जीरो के बराबर नहीं आएगा, और दोनों बोसॉन्स के एक ही पॉइंट पे पाए जाने के जो है वो चांसेस मौजूद हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर दो फर्मियंस हैं, दोनों की सेम लोकेशन पुट करते हैं तो आपका वेव फंक्शन जीरो आ रहा है, इसका स्क्वायर भी जीरो आएगा। इसका मतलब है दो फर्मियंस के बिल्कुल एक पॉइंट पे या एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होने के कोई चांसेस मौजूद नहीं है। ज्यादातर जब एटम के लेवल पे हम ये चीजें डिस्कस करते हैं तो हमारा जो टारगेट होता है वो लोकेशन इतनी ज्यादा नहीं होती, बल्कि हम डिस्कस करते हैं क्वांटम नंबर्स की सेंस में। और क्वांटम नंबर्स की सेंस में अगर हम कहें तो दो फर्मियंस जो हैं उनके कभी भी सारे के सारे क्वांटम नंबर्स जो हैं वो सेम नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके पास दो बोसॉन्स हैं तो उनके सारे क्वांटम नंबर्स सेम भी हो सकते हैं। दो फर्मियंस के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, इसको हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और दो बोसॉन्स के सारे जो क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं बोसॉन कंडेंसेशन, कि बोसॉन्स एक ही लेवल पे सारे रहना पसंद करते हैं। और ये आगे जाके इस टॉपिक में आना है, लेकिन मैं आपको अलहदा से टीच नहीं करूंगा, मैंने यहीं पे बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम स्टडी करते हैं वेव फंक्शंस ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल से मुराद ये होता है कि जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट ना करें, जिनका जो है वो बाकी जो पोटेंशियल है उसके साथ तो इंटरेक्शन हो, लेकिन दोनों पार्टिकल्स का आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो, एक दूसरे पे फोर्स ना एक्सर्ट कर रहे हो, तो उनको हम कहते हैं नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम जो स्टडी करने वाले हैं, हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए हम स्टडी करेंगे। अगर हमारे पास वेव फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक है और दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं और नॉन इंटरैक्टिंग भी हैं, जिस तरह से मैंने आपसे कहा है, तो फिर हम उनका जो वेव फंक्शन लिखेंगे उसको हम लिखेंगे साई सिमेट्रिक 1 and 2 एप्सिलॉन के साथ। तो अब जो है यहां पे हम लिखते हैं कि 1/√2 शुरू में आएगा और इसके साथ हमारे पास दोनों पार्टिकल्स का अलग-अलग वेव फंक्शंस मौजूद होने चाहिए। यानी टोटल वेव फंक्शन के लिए पहले वाले पार्टिकल का भी वेव फंक्शन हो, जिसको हम लिखेंगे साई n1, उसके n1 उसके क्वांटम नंबर्स हैं और एप्सिलॉन 1 जो है वो उसकी लोकेशन है। उसी तरह से साई n2 एंड एप्सिलॉन 2 ये दूसरे पार्टिकल के लिए हमारे पास वेव फंक्शन मौजूद है। तो अगर हमने सिमेट्रिक बनाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे n1 ही रहने देते हैं अगर हम, तो यहाँ पे हमें एप्सिलॉन 1 की जगह एप्सिलॉन 2 लिखना पड़ेगा, और साई n2 करते हैं तो इसके साथ एप्सिलॉन 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ना एक चीज़ जो है वो आपने चेंज कर देनी है, या आप यहाँ पे 1 और 2 को चेंज कर दें या एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 1 को चेंज कर दें, दोनों को चेंज नहीं करना। और इस तरह से ये आपके पास जो है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन बन जाएगा। अब ऐसी सूरत में अगर आप जो है वो n1 को n2 के इक्वल पुट करते हैं तो आपके पास जो है वो यहाँ पे जस्ट n1 n2 नहीं आ रहा होगा, बस n आ रहा होगा। तो दोनों टर्म्स जो है वो सेम हो जाएंगी, इनको आप इकट्ठा लिख सकते हैं और आपके पास आ जाता है, यहाँ पे दोनों को ऐड करें तो वैसे 2 आता है, लेकिन आपने इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखना है। तो नॉर्मलाइज फॉर्म में ये आपके पास आ जाएगा साई n एप्सिलॉन 1 साई n एप्सिलॉन 2। तो मतलब ये है कि नॉर्मलाइज फॉर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म में वेव फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ ऐड वगैरह नहीं हो रहा, तो साथ कोई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जो है वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता, यहाँ पे आप मतलब स्टार्ट आप कर रहे होते एंटी सिमेट्रिक से, और तो फिर यहाँ पे आपने ए लिखना था, यहाँ पे आपके पास सिर्फ ये फर्क पड़ना था, यहाँ नेगेटिव साइन आना था,
और नेगेटिव साइन की वजह से जब n1 n2 पुट करते हैं तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाती। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये टर्म नहीं आ रही होनी थी बल्कि 0 आ रहा होना था, और साई ए ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक है तो दोनों जो आपके आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं उनके सारे के सारे क्वांटम नंबर्स n1 और n2 में क्या चीज़ है, क्वांटम नंबर्स हैं, वो सेम नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है, क्योंकि फिर इसको स्केयर भी करेंगे तो वो भी आपके पास जो है वो 0 ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ गंद मचाया है, इसके ऊपर ए लिखा है ताकि आपका कुछ टाइम सेव हो जाए। तो ये जो चीज़ें हमने की हैं, अगर हम पहले वाली सिचुएशन में ही वापस आएँ और सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए लिखें इसको, तो हम कह सकते हैं कि इसको लिखने का जो एक आसान तरीका है वो ये है कि हम लिखते हैं इसको परमुटेशन की फॉर्म में, और हम एक नई चीज़ आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो पार्टिकल्स थे, तो दो पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है, 2 फैक्टोरियल के भी इक्वल होता है, और हमारे पास यहाँ पे दो परमुटेशंस आ रही हैं, यानी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, n1 के साथ एप्सिलॉन 1 आएगा या n1 के साथ एप्सिलॉन 2 आएगा। तो हम कहते हैं कि सारी परमुटेशंस का सम करना है हमने, और साथ में हमारे पास परमुटेशन ऑपरेटर आएगा, और उसके बाद हमने सिर्फ एक ही टर्म यहाँ से लिखनी है, साई n1 एप्सिलॉन 1 साई n2 एप्सिलॉन 2। जब इसके ऊपर ये परमुटेशन ऑपरेटर लगा दिया, इसका मतलब है कि इसके अंदर सारे कॉम्बिनेशंस आपने इस तरह से खुद ही ट्राई कर लेने हैं, जो कि यहाँ पे सिर्फ 2 हैं। अगर आपके पास जो है वो यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता तो यहाँ पे क्या आ रहा होना था, नेगेटिव साइन आ रहा होना था, पहली परमुटेशन के साथ प्लस आना था, दूसरी वाली के साथ जो है वो माइनस आना था। तो इस वजह से एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लगा देते हैं चीज -1 की पावर p, यानी आपके पास जो परमुटेशन का नंबर होगा उसको -1 की पावर करके देखें अगर आप। तो अगर मकसद ये है कि ये पहला जो है इसको अगर आप ने प्लस बनाना है तो फिर आप इसको 0th परमुटेशन कह दें, इसको फर्स्ट परमुटेशन कह दें। तो इस तरीके से आपके पास -1 की पावर 0 जो है वो प्लस आ जाएगी, ये टर्म प्लस आ जाएगी, और -1 की पावर 1 न होगी तो वो माइनस आ जाएगी। तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में यहाँ पे जब आपने ए लिखा था तो आपने देखा था यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, वो आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको परमुटेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा होता है, सपोज मैं यहाँ पे आपके सामने दोबारा लिख देता हूँ कि ये एंटी सिमेट्रिक है और यहाँ पे आपके पास प्लस नहीं आ रहा, माइनस आ रहा है, तो फिर आपके पास लिखने का एक और तरीका भी मौजूद है, वो मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ कि फिर आप यहाँ पे लिखें 1/√2, और 1/√2 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल इसलिए लगा रहे हैं कि आगे जाके हमने इसको रिलेट करना है जनरल फॉर्म से। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साई n1 एप्सिलॉन 1। अब आपकी मर्जी है कि पहली पूरी जो आपके पास रो है उसमें आप क्या चीज़ सेम रखते हो। अगर आप यहाँ पे n1 को सेम रखते हो तो एप्सिलॉन 1 की जगह 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आप n2 लिखोगे तो आपके पास एप्सिलॉन 1 आएगा, और यहाँ पे आप n2 लिखोगे तो आपके पास एप्सिलॉन 2 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो अगर आपका वेव फंक्शन जो है वो एंटी सिमेट्रिक होता। तो अगर सिमेट्रिक हुआ तो फिर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि फिर यहाँ पे प्लस आ रहा होगा और कोई भी डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं है जिसमें आप ओपन करें तो सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो प्लस की फॉर्म में ही आए। तो आगे जाके आपने जितने भी डिटर्मिनेंट्स देखने हैं वो सारे के सारे जो है वो सिर्फ एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए ही लिखे जा सकेंगे। अब हम थोड़ा सा अपने जो हम स्टडी कर रहे हैं इसको आगे लेके जाते हैं। हम जाते हैं 3 पार्टिकल्स पे। तो 3 पार्टिकल्स के लिए हम अगर सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखना चाहते हैं तो हमारे पास आता है एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 एंड एप्सिलॉन 3। अब हमें ऐसा वेव फंक्शन चाहिए जिसमें हम कोई भी 2 पार्टिकल्स को इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क ना पड़े। तो उसके लिए हम ऊपर वाली जो ये फॉर्म लिखी हुई है इसी से ही हम थोड़ी सी इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। जब सिमेट्रिक था तो यहाँ -1 की पावर नहीं थी आ रही, तो हम लिखते हैं 1/2 का फैक्टोरियल था 2 पार्टिकल्स के लिए, यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे
1/3 का फैक्टोरियल आएगा विच इज इक्वल टू 1/√6। और यहाँ पे आप परमुटेशन के ऊपर जो है वो समेशन करेंगे ऑल परमुटेशंस पे, पी ऑपरेटर लगाएंगे और जो पहले वाली टर्म है आपके पास साई n1 एप्सिलॉन 1 साई n2 एप्सिलॉन 2 एंड साई n3 एप्सिलॉन 3, ये आप लिखेंगे। और इसमें अब आपने सारी परमुटेशंस जो है वो ट्राई करनी है, यानी हर n जो है वो हर एप्सिलॉन के साथ आना चाहिए। और ये कुछ इसी तरह की सिचुएशन है जो कि मतलब देखेंगे, अगर आपके पास किसी टाइम पे क्रिकेट में जब वर्ल्ड कप होता था सुपर सिक्सेस होता था, यहाँ पे 3 टीमें होती थी A B और C, और यहाँ पे आपके पास होते थे X Y एंड Z। और A B और C के जो है वो तीनों से मैचेस होने होते थे, A इनसे, उसी तरह B के भी इन तीनों से मैचेस थे और C के भी इन तीनों के साथ मैचेस थे। तो इसी तरह का कुछ हमने चीज़ अप्लाई करनी है परमुटेशन की फॉर्म में कि अब हर n के साथ जो है वो हर एप्सिलॉन आ रहा हो। तो आपके सामने मैं इसको लिखता हूँ ओपन करके। तो ये आपके पास जो है वो 1/√3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/√6 लिख लें। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर यहाँ पे 6 आ रहा है तो अंदर 6 टर्म्स बनेंगी। तो देखते हैं कैसे। पहले तो ये टर्म एज इट इज लिख लें, साई n1 एप्सिलॉन 1 साई n2 एप्सिलॉन 2 साई n3 एप्सिलॉन 3। अब ये आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है जितनी देर मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुद से लिखना शुरू करेंगे पेपर में, समझेंगे नहीं तो आपके लिए मुश्किल भी पैदा हो सकती है वहाँ पे। तो ये आपके पास ये पहली टर्म लिखी हुई है। अब आपने दूसरी टर्म लिखनी है, तो आपने क्या करना है, पहले वाली टर्म को एज इट इज रहने दें, साई n1 एप्सिलॉन 1 को, और बाकी दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो आपके पास आ जाएगा साई n2 के साथ एप्सिलॉन 3 आ जाएगा और साई n3 के साथ एप्सिलॉन 2 आ जाएगा। और ये आपके पास दूसरी टर्म आ गई। अपने जो 6 टर्म्स लिखनी है वो जोड़ा जोड़ा बना के लिखनी है, और उससे ये फायदा होगा कि बाद में एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जब आप लिखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो अब इसमें प्लस करें आगे, और नेक्स्ट टर्म में अब आपके पास साई n1 पहले आ गया। अब आप दूसरे नंबर पे रखें साई n2 को पहले, और यहां से मैं आपके सामने रखता हूं साई, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि n1 तो पहले ही आना है, इसमें एप्सिलॉन 1 2 3 में ही हम चेंज करें। तो हम साई n1 पहले ही रहने देते हैं। एप्सिलॉन 1 पहले दोनों जगह आ गया है, अब एप्सिलॉन 2 की पहले आने की बारी है। तो एप्सिलॉन 2 पहले लिखेंगे, उसके बाद आपके पास जो है वो साई n2 और 3, ये इनकी तरतीब ना चेंज करें। अब आपके पास 2 आ रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि तीसरी टर्म में यहाँ पे अब आप 3 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। अब इस वक्त ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि ये सिमेट्रिक है और यहाँ पे सारी टर्म्स पॉजिटिव आनी है, लेकिन आगे मैंने जैसे बताया आपने एंटी सिमेट्रिक के ऊपर भी जाना है और वहाँ पे आधी टर्म्स नेगेटिव होनी है, इसलिए ये तरतीब उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बताऊं कि जो साइक्लिक वाली टर्म होती है वो पहले लिखें। मसलन 1 2 3 का अगर हम साइकिल बनाएं इस तरह से, तो हर पेयर में जो साइक्लिक टर्म है, जैसे यहाँ पे 2 3 1 बन रहा है, तो वो पहले आएगी। तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आपके पास जो है वो 1 आएगा। अब ये बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने जितना मर्जी रट्टा लगाया हो, अगर आपको ये साइक्लिक वाली बात का नहीं पता, तो आप एंटी सिमेट्रिक में जाके फंसेंगे ही फंसेंगे। अब आपने जो है वो दूसरी टर्म इसी का पेयर बनाना है, तो पहले टर्म को नहीं छेड़ना, पहले एप्सिलॉन 2 आपके पास पड़ा रहे, ठीक है, मौज करे, इन दोनों को आपस में रिप्लेस करें और ये आपके पास साई n2 आ गया और एप्सिलॉन 1, क्योंकि इन दोनों को आपस में चेंज करना है जब इससे इसके जोड़े पे जाना है, और साई n3 एप्सिलॉन 3। तो ये आपके पास दूसरा पेयर बन गया है। अब आपने तीसरा पेयर बनाना है और आपको पता है कि 2 भी पहले आ चुका है, 1 भी पहले आ चुका है। तीसरे पेयर में अब आपके पास पहले 3 आएगा और पहली टर्म जो है वो आपने साइक्लिक ऑर्डर में लिखनी है, तो 3 के बाद 1 आएगा, साई n2 एप्सिलॉन 1 साई n3 एप्सिलॉन 2 बच गया, वो आ जाएगा।
और दूसरी जो है वो उसके अपोजिट लिखनी है, तो यहाँ पे साई n1 पहले आएगा, एप्सिलॉन 3 आएगा, और यहाँ पे आगे आपके पास साई n2 एप्सिलॉन 2 और साई n3 एप्सिलॉन 1। तो ये आपके पास 6 टर्म्स पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा कोई और टर्म जो है वो नहीं लिखी जा सकती। यही 6 पॉसिबिलिटीज हैं और यही यहाँ पे परम्यूटेशन ऑपरेटर का मतलब था। अब अगर आपका जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक की बजाय आपने 3 पार्टिकल्स के लिए लिखना है और एंटी सिमेट्रिक लिखना है, तो यहाँ पे आप a लगाएंगे, यहाँ पे आपके पास -1 की पावर p आएगी, और यहाँ पे आपके पास जो दो टर्म्स के जोड़े बने हुए हैं इसमें से पहला जोड़ा पॉजिटिव रहेगा, इन तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इन तीनों की जगह यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये प्लस नहीं होगा, अब यहाँ नेगेटिव होगा, ये भी प्लस नहीं होगा, अब नेगेटिव होगा। आपने दोबारा से लिखना है, मैं सर्कल करके साथ ही नेगेटिव डाल देता हूँ ताकि उतना ही टाइम दोबारा ना लिखे लगे एंटी सिमेट्रिक के लिए। तो अगर आपने सिमेट्रिक में गलती कर दी तो 6 टर्म्स हैं उसमें से कोई आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में आपने जो बात को फॉलो करना है कि अगर 3 पार्टिकल्स हैं तो तीनों के लिए जो है वो आपको साइक्लिक ऑर्डर में प्लस लगाना है और उसके अपोजिट ऑर्डर में आपने माइनस लगाना है। तो ये आपके पास चीज़ आ गई है। अब इसी चीज़ को आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आप एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन ही सिर्फ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, दूसरा तो लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कोई डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं होता जिसके अंदर सारी टर्म्स ही पॉजिटिव आए। तो 3 पार्टिकल्स होंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 के हिसाब से 3 का फैक्टोरियल यानी 6 आएगा और उसके रूट के अंदर, और यहाँ पे आपके पास उसी तरह से अब आपने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लिखना है, साई n1 एप्सिलॉन 1। अब आप ऊपर सारे में n1 ही अगर रखते हैं तो आपके पास यहाँ पे एप्सिलॉन 2 आ जाएगा, और यहाँ पे n1 रखेंगे एप्सिलॉन 3 आ जाएगा। अब दूसरी रो शुरू करें, इसमें n1 की जगह n2 पुट कर दें, एप्सिलॉन 1 n2 एप्सिलॉन 2 साई n2 एप्सिलॉन 3। अब तीसरी रो शुरू करेंगे n3 के साथ आप, और इसमें आएगा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एंड एप्सिलॉन 3। तो ये आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट बन चुका है, और यहाँ पे आपने एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए इस डिटर्मिनेंट को लिख लिया है। इन केस के अगर आपके पास यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि सारे क्वांटम नंबर्स बराबर हो जाएं, मतलब 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों के क्वांटम नंबर्स बराबर हो जाएं, तो आपका जो एंटी ये से सेम हो जाते हैं, तो ये सारी रोज जो हैं इसकी डिटर्मिनेंट की सेम होंगी, तो आंसर आपके पास जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा ऐसी सूरत में। लेकिन यहाँ पे मेरा बताने का मकसद आपको ये है कि सपोज करें कि तीनों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं भी होते, तीनों पार्टिकल्स के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, बल्कि कोई से 2 पार्टिकल्स के भी सारे क्वांटम नंबर्स सेम हो जाते हैं, तो इन दैट केस भी ये डिटर्मिनेंट 0 होने वाला है और आंसर जो है वो 0 आने वाला है। तो फर्मियंस हैं चाहे जितने भी हो, उनमें से कोई 2 भी के भी सारे क्वांटम नंबर्स जो हैं वो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स उनके पास जो है वो पूरा सेट जो है वो सेम नहीं हो सकता। अभी तक हमने 3 पार्टिकल्स को ही जस्ट डिस्कस किया है। अगर हमारे पास से पार्टिकल्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और 3 से ज़्यादा है, कोई जनरल नंबर आपके सामने लिखते हैं, तो उस सूरत में हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन किस तरह से लिख सकते हैं उन सारे पार्टिकल्स का। वो जो परमुटेशन मैंने आपको बताई है उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे जितने भी पार्टिकल्स हों। परमुटेशन की फॉर्म में लिखना बहुत आसान है कि आपने जस्ट यहाँ पे पहले 2 थे, 2 का फैक्टोरियल था, 3 थे, 3 का फैक्टोरियल था, अब n है तो n का फैक्टोरियल लगा दें, n उनकी तादाद है, और उसके साथ जो है वो आप p के ऊपर समेशन लगाएं, यानी तमाम परमुटेशंस के ऊपर तमाम पॉसिबल परमुटेशंस, और परमुटेशन ऑपरेटर लगाएं, और यहाँ पे साई n1 एप्सिलॉन 1 आ जाएगा, साई n2 एप्सिलॉन 2 आ जाएगा, उसी तरह साई n3 एप्सिलॉन 3 आया था आपके पास जब 3 थे तो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हैं तो 100 उन जितने भी हैं सबको लिखना पड़ेगा,
और साई एन ऑफ एन एप्सिलॉन एन आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब इससे आगे चलते हैं हम। अगर हमारा जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक नहीं होता, एंटी सिमेट्रिक होता है, चलें इस दफ़ा हम सारा ही दोबारा लिख लेते हैं, यहीं पे नई चीज़ें करते। तो चूंकि पेपर में आपने हर चीज़ को दोबारा ही लिखना होता है, उसी के ऊपर तो आप चेंजिंग नहीं कर सकते। तो अगर आपका वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक है तो यहाँ पे तो 1/n का फैक्टोरियल ही आएगा। परमुटेशन भी p के ऊपर होगी, सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा -1 की पावर p आएगी, और आगे परमुटेशन ऑपरेटर उसी तरह ही आएगा, और ये सारी टर्म भी आएगी साई n1 एप्सिलॉन 1, साई n2 एप्सिलॉन 2, और ये आगे ये तीसरी भी लिख लीजिएगा आप, और ये साई n ऑफ n एप्सिलॉन n। तो इस तरीके से हम जो है वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हम उनके लिए लिख सकते हैं। और इसी को अगर हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें तो 1/n फैक्टोरियल आ जाएगा। और आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले वाली लाइन में साई n1 शुरू करना है तो n1 ही रखना है, एप्सिलॉन में चेंज करते जाएं, और ये सो ऑन चलते जाएं आप, तो ये साई n1 एप्सिलॉन n तक जाएगा। और उसी तरह से अगर आप n2 से शुरू करते हैं तो एप्सिलॉन 1 2 ये चलते जाएं, और ये चीज़ भी सो ऑन एप्सिलॉन n तक ही जाएगी। और इसी तरह से आप इसी चीज़ को लिखें तो साई n ऑफ n एप्सिलॉन 1, उसी तरह से साई n ऑफ n एप्सिलॉन 2, और ये भी लाइन जो है वो इसके एंड पे फाइनली आपके पास आना है। इसके अंदर बहुत सारी रोज होंगी, तो उनके लिए आप ये सिंबल लगा दें, यहाँ पे भी डॉट्स वगैरह, और यहाँ पे आपके पास फाइनल टर्म आएगी साई n ऑफ n एप्सिलॉन n। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने लिख लिया है। उसके बाद ये सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके पास जो है वो अगर सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है और तो सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम हो जाते हैं, फिर क्या होता है, अगर आपका वेव फंक्शन सिमेट्रिक है और पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और सारे के सारों के क्वांटम नंबर सेम हैं, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन के साथ बोसॉन्स के, तमाम बोसॉन्स के एक ही स्टेट में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो देखना चाहते हैं, तो वो हमारे पास आएगी साई n। सभी के क्वांटम नंबर्स तो सेम हो गए हैं, हमने कहा है, तो n1 n2 लिखने की जरूरत नहीं, n ही जस्ट लिखेंगे, एप्सिलॉन 1 और साई n एप्सिलॉन 2, साई n एप्सिलॉन 3। तो फिर ये सिर्फ एक ही टर्म बन जाएगी और इसमें आपके पास साई n एप्सिलॉन n तक आ जाएगा। क्योंकि जाहिर है अब n1 n2 n3 नहीं आ रहे, तो सिंपली एक टर्म सिंगल टर्म बनेगी। और इसको अगर आप जिस तरह से ज़्यादा चीज़ें ऐड हो रही हूँ आप समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास ये सिंबल होता है, और आप लिखें i फ्रॉम 1 to n एंड साई n एप्सिलॉन i, यानी i को 1 से n तक चेंज करते जाएं और सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते रहें, तो ये चीज़ जनरेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं आपके पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, तो आपके पास जो है वो बहुत, अगर एक से ज़्यादा क्वांटम नंबर सेम है तो फिर क्या होगा। मसलन ये एक एंटी सिमेट्रिक में तो अगर कोई भी दो क्वांटम नंबर सेम हुए तो फिर तो मामला ही ज़ीरो हो जाएगा, तो वहाँ तो इजी है, लेकिन अगर सिमेट्रिक होता है तो फिर थोड़ा सा टफ है। तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए अगर सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं है लेकिन आपस में कुछ सेम है, तो उसके लिए हम एक फॉर्म लिखने जा रहे हैं। तो वहां पे आपने जो है वो परमुटेशन ऑपरेटर लगाना है, और सिमेट्रिक होगा तो -1 की पावर नहीं आएगी, p आएगा, और आपके पास अंदर जो है वो
ये सारी टर्म आ रही होगी, साई n1 n2 ये समथिंग इस तरह से आ रही होगी। असल सवाल ये है कि बाहर जो कांस्टेंट है वो कितना आएगा। तो अगर फर्ज करें कि कोई ए क्वांटम नंबर है वो आपके पास n1 टाइम्स रिपीट हुआ है, कोई और क्वांटम नंबर है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है, ए क्वांटम नंबर नहीं बल्कि कहें कि सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है जो डिफरेंट पार्टिकल्स का, डिफरेंट बोसॉन्स का n2 टाइम्स रिपीट हुआ है, कोई और n3 टाइम्स रिपीट हुआ है, से इस तरह से हुआ है। तो आपने जो है वो इसको लिखना है स्क्वायर रूट के अंदर, ऊपर आपके पास n1 फैक्टोरियल आ जाएगा यानी पहले वाले सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स की फ्रीक्वेंसी, फिर n2 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर उसी तरह से n3 फैक्टोरियल भी, यहाँ पे जगह तो नहीं है लेकिन लिख देते हैं, और नीचे जो है आपके पास टोटल जो तादाद है वो n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ तक थी। उसके आगे जो है वो बुक में अगर आप देखते हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और बोसोन कंडेंसेशन जो है वो दोनों दी गई हैं और वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा और वीडियो की आपको अच्छी समझ आई होगी। शुक्रिया।